पूर्वी में समटाइम पश्चिमी में भी हम लोगों ने पूरे साल काम किया, चाहे पानी की समस्या को लेकर के हो, बिजली की समस्या को लेकर के हो, नाली की समस्या को। ये मोची बस्ती इलाका है। इस इलाके में लगभग 150-200 घर है, लेकिन अब इनके घर में किसी घर में पानी नहीं है। ऐसा क्या क्यों है कि हमारे आपके पास में आपका स्कूलों में किसी में 30 बच्चे हैं, किसी में 35 बच्चे, इससे ज्यादा बच्चे। सरकारी स्कूल की बात करें या प्राइवेट स्कूल? सरकारी स्कूलों की बात कर रहा हूँ। लड़ेंगे तो विधानसभा इलेक्शन लड़ेंगे, और अगर चुन करके आते हैं तो हम उससे भी बेहतर काम करेंगे। तो पार्टी का अचानक से डिसीजन बदल गया कि झारखंड और महाराष्ट्र में पार्टी नहीं लड़ेगी। लोग का बद से बदतर हालात है। अगर मेरी सरकार, मतलब मैं अगर आता हूँ, सिस्टम में आता हूँ, मैं जीत के आता हूँ, मैं नियुक्त होकर के आता हूँ, तो सभी इलाकों में मैं मोहल्ला क्लिनिक बनवाऊंगा। पोल लगाने का, केबल बिछाने का हम अपने घर से तो नहीं लगा पाएंगे। मुद्दा है आपका या ये मुद्दे से आप हट गया है? देखिए, सियासी बस्ती पे तो सबने अपना राजनीतिकरण किया। 2014 से आज 2024, 10 साल के अंतराल में 205 लाख करोड़ हो गया। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि सरकार ने लगभग हर चीजों पे टैक्स लगा रखा है। वो छोटा से छोटा सामान आप खरीदने जाएंगे, चाहे वो सुई ही लेने जाए, दही लेने जाए, दूध लेने जाए, मतलब कि जो सबसे छोटी चीज है, यहाँ से मुख्यमंत्री तक बन गए, जितने भी आते हैं यहाँ पे नए नए वादे करते हैं कि पूर्वी को ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे। हमारे सरयू राय जी जब आए हुए थे यहाँ पे, तो पानी की टंकियों पे चढ़ के फोटो खिंचाते। वहाँ पे उनका कुछ मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, लेकिन उनके पास में इतने जाते वहाँ घूमने के लिए, पर्यटक स्थल इतने हैं, इतने वहाँ पे विजिटर्स जाते हैं, इतने बना करके, मांग पत्र बना करके, तब विजया मैडम हुआ करती थी डीसी हमारी जो थी, तो उनको मैंने सबमिट किया था। उन्होंने हमें आश्वासन भी दिया था कि बहुत जल्दी हम इस पर बात करेंगे और कुछ ना कुछ इसका निष्कर्ष निकालेंगे, और जितने भी इंटर्नशिप के बच्चे हैं तो पास आउट समाधान करूंगा और इस पे काम करूंगा। साथ ही साथ में मैं बताना चाहता हूँ कि हमारा झारखंड लगभग 25% लेकर के खाते हैं, लेकिन जितने बच्चे जिनके पास कोई काम नहीं है, जो सड़कों पे भटक रहे हैं, मैदानों ग्राउंड में शाम में सुबह में बैठे रहते हैं, सिर्फ वही नशा ज्यादा करते हैं। या तो जहाँ पे पैसा ज्यादा हो, जहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा हो, या तो बहुत पैसे हैं, जैसे पंजाब के पास पैसा था। नमस्कार, मैं धर्मवीर सिंह, इंडियन न्यूज पोर्टल से आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। झारखंड विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। इसी क्रम में हम आज बात करते हैं अभिषेक कुमार से। अभिषेक कुमार पहले आम आदमी पार्टी में थे, परंतु ऐसी क्या स्थिति बनी कि उन्हें निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ रहा है। आइए हम जानते हैं अभिषेक कुमार से। सबसे पहले सर, आप अपने बारे में बताइए, और आप कहाँ से आए हैं, और आप राजनीति में आने का आपका मेन मकसद क्या है? सबसे पहले तो धर्मवीर जी धन्यवाद, अपना कीमती समय लेकर आप यहाँ पे आए। और मेरा नाम अभिषेक कुमार है, जैसे आपने बताया, और आम आदमी पार्टी के जमशेदपुर महानगर अध्यक्ष पद पे था मैं। अभी भी पार्टी ने मुझे कुछ आदेश नहीं दिया है। पूरे साल हम लोगों ने पूर्वी में काम किया। पूर्वी में समटाइम पश्चिमी में भी हम लोगों ने पूरे साल काम किया, चाहे पानी की समस्या को लेकर के हो, बिजली की समस्या को लेकर के हो, नाली की समस्या को लेकर के हो, सड़क की समस्या को लेकर के हो, हॉस्पिटल से रिलेटेड कोई समस्या है, किसी को परेशानी हो गई, कोई बीमार हो गया, तो उन लोगों के लिए भी हम लोगों ने जाकर एमजीएम में उन्हें बेड मुहैया कराया। कई काम हमने विधानसभा के अंदर में किया, और ये सालों भर किया। जहाँ पे जो कंसर्न विभाग, जैसे बिजली विभाग, कहीं पे पोल नहीं लगाता था, केबल नहीं बिछाता था, तो हम लोगों ने एसडीओ ऑफिस के सामने प्रोटेस्ट किया। जाकर के जो सुपरिटेंडेंट इंजीनियर ऑफिस है ये आइडा में, उनके पास जाकर के हमने मुलाकात की, और हमारे विशा नगर में कई इलाकों में हम लोगों ने पोल लगाया, केबलें बिछवाई, मतलब कई काम हमने किया। पानी को लेकर के, गंदा पानी जो मुहर्दा जल आपूर्ति विभाग से जो पूरे इलाके में, चाहे वो बारीडी बस्ती हो, विशा नगर का इलाका हो, जिन इलाकों में ये मुहर्दा वाटर प्लांट से गंदा पानी जा रहा था,
उसके लिए हम लोगों ने उसके सामने में 2 दिवसीय धरना प्रदर्शन दिया। बारीडी चौक पे हमने 2 दिवसीय दो बार धरना प्रदर्शन दिया पानी को लेकर के। कई इलाकों में जहाँ पे पानी नहीं मुहैया, पानी का बिल्कुल ही बहुत बड़ा समस्या था, बिल्कुल ही पानी का कनेक्शन नहीं था, उन इलाकों के लिए हम लोगों ने जेनेसी और जिसको को मांग पत्र सौंपा। और बहुत खुशी के साथ मतलब मुझे बताते हुए काफी खुशी हो रही है कि बिरसा ये भुइयाडी का बाबूडी इलाका है जो पूरी तरह से पानी, मतलब एक सिंगल घर में भी पानी नहीं था। वहां के लोग नदी में जाकर के वहां से पानी लेकर अपना जीवन यापन कर रहे थे। लेकिन आज 16 किलोमीटर की पाइप बिछ रही है वहां पे, बहुत जल्दी पानी की समस्या दूर हो जाएगी। बिरसा नगर का जो ये मोची बस्ती इलाका है, इस इलाके में लगभग 150-200 घर है, लेकिन अभी इनके घर में किसी घर में पानी नहीं है। जो समर्थवान है वो अपने घर में बोरिंग करा करके और पानी ले रहे हैं, लेकिन जिनके जो गरीब हैं तो वो जैसे अगर बगल वाला हेल्प कर दिया, मदद कर दिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कहीं से जा करके पानी लेकर के अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो ये लड़ाई हमारी चलती ही आ रही है, आगे भी चलेगी जब तक हमारी भूमि की समस्या का निदान नहीं हो जाता। तो हमारे जितने भी यहाँ पे कार्यकर्ता हैं, पार्टी में हमारे आम आदमी पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता थे, सबने मन बना के रखा था कि पार्टी इस विधानसभा के लिए हम लोगों ने एज ए ऑपोजिशन पूरा काम किया और आगे भी हम लड़ेंगे, तो विधानसभा इलेक्शन लड़ेंगे और अगर चुन करके आते हैं तो हम उससे भी बेहतर काम करेंगे। तो पार्टी का अचानक से डिसीजन बदल गया कि झारखंड और महाराष्ट्र में पार्टी नहीं लड़ेगी। तो मेरे साथ साथ में जितने भी कार्यकर्ता हैं सारे के सारे नाराज हो गए और कहीं ना कहीं उनका जो सोच था कि मतलब हम पूरे विधानसभा इलेक्शन लड़ने के बाद में अगर चुन करके आते हैं तो पूरे विधानसभा में काम करेंगे, तो कहीं ना कहीं उनके उम्मीदों पे पानी फिर गया। तो उनके उनके कहने पे उनके साथ में हमने ये विधानसभा इलेक्शन में निर्दलीय एज ए कैंडिडेट मैं आया हूँ और पार्टी के और पूरी विधानसभा के लिए जो पहले काम करता था और भी अभी भी काम करूंगा और आगे भी बढ़ चढ़ के काम करूंगा। तो जैसा कि आप निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, तो आपके मुद्दे क्या होंगे? क्योंकि आम आदमी पार्टी के मुद्दे नॉर्मल जो लीग होता है उससे हटके होते हैं, तो आप आम आदमी पार्टी के मुद्दों के साथ जाएंगे कि आप अपना एक मुद्दा तैयार करेंगे जिससे आप निर्दलीय चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, अगर देश की मुद्दा की बात करें तो देश में बहुत सारे मुद्दे हैं। गरीबी है, बेरोजगारी है, बेरोजगारी दर बढ़ते ही जा रहा है, महंगाई है, इन्फ्लेशन हमारा देश का बढ़ते ही जा रहा है, भ्रष्टाचार ये भी बढ़ते ही जा रहा है, हमारा देश का जीडीपी गिरते जा रहा है, पर कैपिटा इनकम गिरते जा रहा है, देश की महंगाई चरम सीमा पे है और देश के ऊपर में जो कर्ज है वो भी बढ़ते जा रहा है। जैसा कि मैंने बताया था पहले, एक कभी 2-4 दिन पहले एक मीडिया वाले हमारे पास आए थे तो उनसे भी मैंने ये बात शेयर किया था। 2014 तक भारत के ऊपर में 55 लाख करोड़ का कर्जा था। 2014 से आज 2024 10 साल के अंतराल में 205 लाख करोड़ हो गया। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि सरकार ने लगभग हर चीजों पे टैक्स लगा रखा है। वो छोटा से छोटा सामान आप खरीदने जाएंगे, चाहे वो सुई ही लेने जाए, दही लेने जाए, दूध लेने जाए, मतलब कि जो सबसे छोटी चीज है उस पे तक टैक्स लगा दिया गया है। ऊपर से हम विदेशों से IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक से लोन भी ले रहे हैं, कर्ज भी ले रहे हैं, तो हमारा पैसा जा कहाँ रहा है? हम तो रोजगार लोगों को दे नहीं रहे हैं, वैकेंसी तो निकाल नहीं रहे हैं, नौकरियां लोगों को दे नहीं रहे हैं, तो वो पैसा सारा कहाँ जा रहा है? इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट तो आप नहीं कर रहे हैं। हमारे देश का जो बजट है उसमें बहुत बड़ा आप पैसा नहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो हमारा देश पे कर्ज बढ़ते जा रहा है, देश का इन्फ्लेशन बढ़ते जा रहा है, देश की करेंसी वैल्यू डाउन होते जा रही है, तो सारा पैसा जा कहाँ रहा है? मेरा सरकार से सवाल है। और मैं पूर्वी के बारे में बोलना चाहूंगा कि पूर्वी में भी बेरोजगारी की समस्या तो रहेगी क्योंकि वो पूरे देश की समस्या है। बेरोजगारी के साथ साथ में हमारी पूर्वी कई समस्याओं का सामना कर रहा है, जिसमें पहली समस्या है पानी की समस्या। मैं बहुत लंबे समय से इस पे काम करते आ रहा हूँ, इसलिए मैं जानता हूँ कई इलाके में पानी, और पानी के बगैर तो आप
जानते हैं कि अगर एक दिन आपसे पानी को आपसे दूर कर दिया जाए तो मतलब आपके लिए काफी मुश्किलें बढ़ जाएंगी आपकी। और जिनके घरों में पानी आता ही नहीं है तो वो अपने जीवन यापन कैसे कर रहे होंगे। कल ही मैं बता रहा हूँ, कल एक दौरे पे मैं गया हुआ था बिरसा नगर का 3 नंबर जोन का बी ब्लॉक में। तो एक मंदिर है, मंदिर के नीचे का जितना इलाका है पानी का लाइन ही नहीं बिछी हुई है, सड़कें नहीं बनी हुई है। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि सरकार से कि यहाँ से मुख्यमंत्री तक बन गए, जितने भी आते हैं यहाँ पे नए नए वादे करते हैं कि पूर्वी को ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे। हमारे सरयू राय जी जब आए हुए थे यहाँ पे तो पानी की टंकियों पे चढ़ के फोटो खिंचा रहे थे। आपको याद होगा 5 साल पहले की बात कर रहा हूँ, जब उनके कार्यकाल शुरू हुआ था तो पानियों की टंकी पे चढ़ करके पेपर में फोटो आता था कि पानी की समस्या दूर कर देंगे, लेकिन कुछ भी नहीं हो पाया। फिर पेपर में आया कि ये जो मोहर्दा वाटर प्लांट है इसकी बेड को बढ़ाया जा रहा है, 8 या 9 करोड़ का कोई प्रोजेक्ट सेंक्शन हुआ है। उसके बाद में इस पे काम हो गया, लेकिन अभी तक पेपर में ही हुआ, बाकी मतलब जमीनी स्तर पे कुछ काम नहीं हुआ। तो जो समस्याएं हैं बनी हुई है, पानी की समस्या सबसे बड़ी समस्या है। उसके बाद में हमारे शहर में सीवेज सिस्टम की सबसे बड़ी समस्या है। पूरे शहर के अंदर जितनी भी कंपनियां हैं, कंपनियों को भी सीवेज सिस्टम लगाना चाहिए, लेकिन कोई कंपनी ने भी अभी तक सीवेज सिस्टम नहीं लगाया है, जिसकी वजह से कंपनी का सारा पानी, गंदा पानी नदी में प्रवाहित हो रहा है। साथ ही साथ में जो रेन का पानी होता है, बारिश का पानी होता है, वो भी सारे कचड़ों को लेकर के नदी में चला प्रवाहित होता है। पूरे शहर का ड्रेन सिस्टम जो है, जो नाला के थ्रू गंदा पानी जा रहा है, वो भी गंदा पानी नदी में जा रहा है। तो नदी का जो प्योर पानी है, वो क्या हो रहा है कि गंदा पानी की वजह से बैक्टीरिया उसमें बन रहा है, और वही पानी फिर से हमारे जितने भी शहर के वाटर प्लांट हैं वो खींच करके पूरे शहर में पिला रहे हैं। तो सीवेज सिस्टम का बहुत बड़ा कमी है हमारे शहर में। अगर सीवेज सिस्टम बैठेगा तो कचरा जितना भी शहर का होगा, वो चाहे बारिश का पानी से जा रहा हो, कंपनी का पानी से जा रहा हो, या फिर नली या नालों का पानी से जा रहा हो, वो सारे कचड़ों को अलग करके एक स्वच्छ पानी, नॉर्मल पानी नदी में प्रवाहित होगा। और उस पानी को अगर हमारे फिल्टर प्लांट फिल्टर करेंगे तो उन्हें ज्यादा मेहनत भी नहीं करना पड़ेगा और एक स्वच्छ पानी हमारे शहर के लोगों को मिलेगा। साथ में वो नदी जहां तक जाएगी, वो चाहे जानवर पानी पिएंगे या गांव वाले पिएंगे, तो उन्हें भी एक स्वच्छ पानी मिलेगा। तो सीवेज सिस्टम बनाना शहर का बहुत जरूरी है। साथ ही साथ में जितने भी प्राइमरी और सरकारी स्कूल हैं, हमने मतलब मैं और मेरी टीम, मैं आपको फोटो भी दिखा दूंगा, हमने एक प्रोजेक्ट किया था। सारे प्राइमरी सरकारी स्कूल पूर्वी के हम लोगों ने विजिट किया था। सभी स्कूलों में जाकर के फ्रंट टू मतलब 1-to-1 हमने जो भी शिक्षक अध्यापक थे वहां पे टीचरों से बैठ करके बातें की, उनकी समस्याएं समझा कि ऐसा क्या क्यों है कि हमारे आपके पास में आपका स्कूलों में किसी में 30 बच्चे हैं, किसी में 35 बच्चे, इससे ज्यादा बच्चे। सरकारी स्कूल की बात करें या प्राइवेट स्कूल? सरकारी स्कूलों की बात कर रहा हूँ मैं, प्राइवेटों की तो आप बेहतर जानते हैं। तो सरकारी स्कूलों की बात कर रहा हूँ मैं कि ऐसा क्यों है कि आपके स्कूल में बच्चे भी नहीं है और जो बच्चे हैं वो पढ़ाई भी नहीं कर रहे हैं। तो उनका कहना था कि विभाग की ओर से इतना हमारे ऊपर में बर्डन होता है, इतनी जिम्मेदारियां, मतलब इतने हमें काम दे दिए जाते हैं कि उसी काम को करने में हम सुबह से शाम हमारा हो जाता है, और अगर करके हम रिपोर्ट सबमिट नहीं करते हैं विभाग को तो वो लोग हमारी सैलरी बंद कर देते हैं। तो हमारे भी बच्चे हैं, हमारा भी परिवार है, ये रीजन है जिसकी वजह से अब बच्चों को हम लोग पढ़ा नहीं पाते हैं, पढ़ाने में काफी परेशानी आती है। तो उन लोगों ने एक डिमांड किया कि या तो एक शिक्षक और भी बढ़ा दिया जाए सभी स्कूलों में, या फिर एक क्लर्क नियुक्त किया जाए, ताकि विभाग कोई भी काम दे तो वो लोग करें और हम 2 शिक्षक जो हैं बच्चों को पढ़ाने में ध्यान दें। तो ये इसका हमने एक रिपोर्ट बना करके, मांग पत्र बना करके, तब विजया मैडम हुआ करती थी डीसी हमारी जो थी, तो उनको मैंने सबमिट किया था। उन्होंने हमें आश्वासन भी दिया था कि बहुत जल्दी हम इस पर बात करेंगे और कुछ ना कुछ इसका निष्कर्ष निकालेंगे, और जितने भी इंटर्नशिप के बच्चे हैं जो पास आउट होकर इंटर्नशिप में आते हैं उनको सारी सरकारी स्कूल में भेजा जाएगा। तो इसकी ये भी बहुत बड़ी समस्या है। साथ ही साथ में हमारे यहाँ पे अस्पतालों की बहुत बुरी हालात है। जितने भी सरकारी है, चाहे सबसे बड़ी मान ले तो अपना एमजीएम है, एमजीएम का बद से बदतर हालात है। हम कई बार मैं और हमारी टीम जाती है वहां पे, हम लोग विजिट करने जाते हैं। बेड की कमी है,
मतलब ऐसा होता है कि मरीज उधर कोई नीचे में पड़ा हुआ है, कोई उधर सोया हुआ है, कोई बाहर में है। मैं एक वाकया बता रहा हूँ, एक मरीज था, उसका एक पैर का ऑपरेशन हुआ था। वो वहां पे जाकर के जो पार्किंग इलाका है, पार्किंग इलाका में जाकर के बैठा हुआ था 2 महीने से, और मांग मांग करके खा रहा था, और वो लगभग अब मरने वाले कगार पे था। मेरे पास जानकारी आई, मैं गया वहां पे, मैंने उसका हाल जाना, क्या प्रॉब्लम है भाई। बताया कि भैया 2 महीना पहले हमारा ऑपरेशन हुआ था, पूरा का पूरा बेड दिखाया जख्म से भरा हुआ था। उसका जो चादर वो ढकता था पूरा ब्लड मतलब काला हो चुका था, और पूरी मक्खी जो है उसके ऊपर में फैली हुई थी। हमने तुरंत जाकर के जो सुपरिटेंडेंट थे, अधीक्षक थे हॉस्पिटल के, उनसे जाकर के बात किया। मैंने बोला अभी के अभी उसको अंदर लिया जाए, अन्यथा तुरंत हम बैठ जाएंगे जाम करके। तुरंत उन्होंने फोन किया, उनके जो कर्मचारी आए उसको लेकर के अंदर ले गए, और उसको भर्ती कराया गया। तो ये हालात है हमारे का कि लोग मतलब मरने के लिए छोड़ दिया गया है। अगर कोई पूछने वाला नहीं है, मैं नहीं जाता तो शायद बेचारा नहीं बच पाता। तो कहने का मतलब है कि अस्पतालों का बद से बदतर हालात है। अगर मेरी सरकार मतलब मैं अगर आता हूँ, सिस्टम में आता हूँ, मैं जीत के आता हूँ, मैं नियुक्त होकर के आता हूँ, तो सभी इलाकों में मैं मोहल्ला क्लिनिक बनवाऊंगा, ताकि उन्हें दूर ना जाना पड़े। छोटी मोटी समस्याओं के लिए वो खुद अपने इलाकों में ही उनकी समस्याएं सॉल्व हो जाए। चाहे वो बुखार हो, सर्दी हो, जुकाम हो, इन्फेक्शन हो, हाथ टूट जाए, पैर कट जाए, सर फट जाए, तो डॉक्टर और मेडिसिन और बेड वहीं पे उनको मुहैया कराया जाए। बहुत बड़ा कुछ समस्या हो तो एमजीएम भेजा जाए। तो ये सारी सुविधाएं मैं अपने लोगों का दूंगा, कोशिश करूंगा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने का, चाहे जो भी हमारे बस का होगा वो मैं लोगों को भी जरूर करूंगा। तो आप जमशेदपुर और झारखंड के विषय में क्या सोचते हैं? इसको कैसे प्रोग्रेस में लाया जा सकता है? जितनी आपने समस्याएं बताई उसका समाधान क्या होगा? अगर आप चुन के आते तो आप क्या क्या समाधान देंगे जमशेदपुर को? मैंने जो इन सारी समस्याओं का समाधान करूंगा और इस पे काम करूंगा। साथ ही साथ में मैं बताना चाहता हूं कि हमारा झारखंड लगभग 25% आयरन देश को देता है। पूरे देश का 25% आयरन लगभग झारखंड देता है। कोयला 30 से 32% देता है। और भी जितने भी हमारे खनिज पदार्थ हमारे झारखंड से निकलते हैं, वो सभी जानते हैं, बखूबी आपको भी जानकारी है। तो हमारा झारखंड इतनी संपत्तियों से भरा हुआ है, लेकिन आज भी पिछड़ा क्यों है? कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सही नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से झारखंड का ये हालात है। अगर झारखंड में सिस्टम को ठीक कर दिया जाए, अगर झारखंड के लीडर्स प्रॉपरली काम करें और झारखंड को डेवलप करने में थोड़ा सा ध्यान दे दिया जाए। झारखंड में इतने सारे इलाके हैं कि अगर हम सोचे तो उनको टूरिस्ट प्लेस में बना सकते हैं। उस पर काम किया जाए तो उसको टूरिस्ट प्लेस बना करके, और जो एड दे करके, प्रचार प्रसार करके लोग शिमला जाते हैं, मसूरी जाते हैं, गोवा जाते हैं। हमारे झारखंड में एक से बढ़ के एक जगह है। अगर थोड़ा सा उसको उस पर काम कर दिया जाए और उसकी एड पूरे कंट्री में, पूरे अब्रॉड में भी दे दिया जाए, तो हमारे झारखंड में इतने विजिटर्स आएंगे कि झारखंड भी देखिए, दुनिया में कई कंट्रियां ऐसी है जो कि सिर्फ विजिटर्स की वजह से ही चलती है। वहां पे उनका कुछ मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, लेकिन उनके पास में इतने ज्यादा वहाँ घूमने के लिए पर्यटक स्थल इतने हैं, इतने वहाँ पे विजिटर्स जाते हैं, इतने घूमने वाले घूमने के लिए इतने जनसंख्या में लोग जाते हैं। उन्हीं की वजह से जितने वहाँ पे उनका होटल्स है, या फिर जितने भी छोटे मोटे दुकान है, सारे उसी से चलते हैं। उनका जीवन यापन या फिर उनका मतलब सोर्स ऑफ इनकम उनका वही है। तो हमारे झारखंड पे काम करने की आवश्यकता है। अगर प्रॉपरली हम काम करें तो हमारे झारखंड बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट करेगा। और सर, ऐसा क्यों होता है कि आप लोग आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, वो किसी भी मुद्दे पे सिर्फ धरना की बात करते हैं, आगे काम करने की बात क्यों नहीं करते? सबसे पहले अगर कुछ होता है तो आप लोग धरना पे बैठ जाते हैं। मैं आपको बता दूं, धरना पे तो लास्ट में हम लोग बैठते हैं, पहले तो हम लोग काम करते हैं। सबसे पहले हमारे पास में कोई समस्या आता है, हम उस समस्या को लेके जो भी कंसर्न विभाग है वहां जाते हैं, मांग पत्र सौंपते हैं। मांग पत्र के बाद पूछते हैं कितने दिनों में काम हो गया। अगर वो
एक महीना का बोले, एक महीना हम कुछ नहीं, हम जो इंतजार करते हैं, हम 1.5 महीना में उनको फिर नॉक करना चालू करते हैं, रिमाइंडर भेजते हैं, वो चाहे मेल के थ्रू हो या फिर लेटर के थ्रू हो, लेटर पैड पे वो हम उनको भेजते हैं। उसके बाद में फिर 2 महीना इंतजार करते हैं, फिर नॉक करते हैं कि हमारा काम नहीं हुआ। जब हमें दिखाई देता है कि ये कहीं ना कहीं उसको छोड़ करके भागते हैं, तब वहां पे हम लोग प्रदर्शन करते हैं। सबसे पहले प्रदर्शन तो करते ही नहीं है। अब जो कंसर्न विभाग है वही काम करेगा ना। मान लीजिए कि पोल लगाना है तो बिजली विभाग का काम है पोल लगाने का, केबल बिछाने का। हम अपने घर से तो नहीं लगा पाएंगे, तो हमारा काम है उनसे लगवाने का। तो नहीं लगाएंगे, अपनी जिम्मेदारी से भागेंगे, तो हम उन पे जाते हैं, उन पे फोर्स बनाते हैं। नहीं मानते हैं तो उनका एसडीओ हो गया, जीएम हो गया, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर, इनके सामने में हम बैठ करके धरना प्रदर्शन देंगे। तो धरना प्रदर्शन एट लास्ट होता है जी। और सर, एक मुद्दा है 86 बस्ती का, जो झारखंड के शुरुआती चरण से ही ऐसा मुद्दा उठ रहा है कि झारखंड के 86 बस्ती जो पूर्वी सिंहभूम और उसके आसपास आते हैं, जमशेद ईस्ट जमशेदपुर में, तो इसका सॉल्यूशन क्या है आपके पास? कोई सॉल्यूशन है, कोई मुद्दा है आपका, या ये मुद्दे से आप हटके हैं? देखिए, 86 बस्ती पे तो सबने अपना राजनीति गर्म किया। भूतपूर्व जो हमारे विधायक हुआ करते थे, कभी फिर मंत्री भी बने, फिर मुख्यमंत्री भी बने। अभी हमारे जो हमारे भूतपूर्व अभी जो इससे पहले विधायक थे, सरयू राय जी थे, इन्होंने भी वादा किया कि मैं भी आया हूँ तो कुछ इस पे काम करूंगा, लेकिन किसी ने काम अभी तक नहीं किया, किसी ने कुछ नहीं करके दिया, बल्कि उल्टा हुआ। कुछ लोगों के घर भी टूटे हैं जो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर में आते थे। तो किसी ने काम नहीं किया, लेकिन अगर सच्चा मन होता, सही इरादा होता, तो इस पे काम किया जा सकता है। मैं आपको बता दूं, दिल्ली में कई इलाके थे ऐसे हैं जो अनऑथोराइज थे, उसको ऑथोराइज किया गया। तो सबका कहीं ना कहीं सबका एक सिस्टम के थ्रू जाएंगे, एक सही उस पर स्टडी करके कैसे उसको रिजॉल्व किया जा सकता है, कैसे उनको उनका हक दिया जा सकता है। अगर उस पर काम करें, अगर प्रॉपरली काम करें, तो कहीं ना कहीं इसका निदान किया जा सकता है। तो मैं पूर्वी की जनता को मैं प्रॉमिस नहीं करूंगा इस विषय के लिए, लेकिन हाँ, मैं पूर्वी का लड़का हूँ, पूर्वी में बड़ा हुआ हूँ, पूर्वी का सेंटीमेंट को जानता हूँ कि यहाँ के लोग क्या चाहते हैं। और कहीं ना कहीं सारे मिडिल क्लास फैमिली से हैं या बीपीएल क्लास वाले हैं, तो वो सभी का सेंटीमेंट कि उनके घर उनके लिए कितना मतलब इम्पोर्टेंट है, उनका इलाका कितना इम्पोर्टेंट है। तो मैं अपना पूर्वी के लिए 110% काम करूंगा, 86 बस्ती मुद्दे पे भी काम करूंगा, और मैं वादा नहीं करूंगा, लेकिन मैं दिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। अच्छा, जैसा कि आप जान रहे हैं कि आजकल के युवा के बीच नैतिकता की कमी होती जा रही है, नैतिकता खत्म होती जा रही है, लोग नशा में डूबे हुए हैं, और ऐसा मुद्दा आप पंजाब से भी सुनते आ रहे होंगे जहां आम आदमी पार्टी की सरकार है। तो इस मुद्दे के लिए आप क्या ऐसा कदम उठाएंगे कि यहाँ के जो नैतिक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है जनता की, वो बढ़े, और यहाँ जो नशाखोरी हो रही है उसमें लगाम लगाया जाए? देखिए, नशाखोरी, नशा कहाँ पे ज्यादा पनपता है? या तो जहाँ पे पैसा ज्यादा हो, जहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा हो। या तो बहुत पैसे हैं, जैसे पंजाब के पास पैसा था, पैसे की वजह से वहां नशा फैला, लेकिन वो बहुत पहले फैला। लेकिन ऐसा जब आम आदमी पार्टी की वहां पे सरकार आई, तो फिर नशे में बहुत रोक लगाया गया, बहुत हद तक रुक गई है नशा। अभी आपने न्यूज नहीं सुना होगा, बहुत कम सुनने को मिलता होगा कहीं ना कहीं से, लेकिन उससे पहले आपने सुना होगा, मैंने भी सुना है कि बहुत बड़े लेवल पे नशा का व्यापार होता था। और अपने जमशेदपुर की बात करें या फिर पूरे इंडिया की बात करें, तो अनएम्प्लॉयमेंट जहाँ पे रहेगा वहां पे नशा ज्यादा फैलता है। होता है क्या है कि लोगों के पास नौकरी नहीं है, एक तो नौकरी की गम में पी रहा है या खा रहा है, और दूसरा अपना बिजनेस फैला रहा है। कोई बिजनेस नहीं है, क्या करना है, नशे का लेकर के, पुड़िया लेकर के बेच रहे हैं। जमशेदपुर में कई इलाकों में सेल हो रहा है। और जो अनएम्प्लॉयमेंट लोग हैं, जितने जो नौकरी वाले हैं, जो बिजनेस वाले हैं, वो आपने कभी नहीं देखा होगा कि वो कभी लेकर के खाते हैं। लेकिन जितने बच्चे जिनके पास कोई काम नहीं है, जो सड़कों पे भटक रहे हैं, मैदानों ग्राउंड में शाम में सुबह में बैठे रहते हैं, सिर्फ वही नशा ज्यादा करते हैं। तो इसको रोकने के लिए एम्प्लॉयमेंट की रिक्वायरमेंट है। एम्प्लॉयमेंट जितना से ज्यादा हमारे लोगों को दिया जाएगा, हमारे देशवासियों को दिया जाएगा, हमारे पूर्वी के लोगों को दिया जाएगा, ये नशा कम होते जाएगा। क्योंकि अगर सपोज आपके पास में
आप बिजनेस है, नौकरी है, आप कर रहे हैं, आपके पास टाइम ही नहीं है, कहाँ से नशा करेंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन अगर फ्री होकर के घर पे बैठ जाए, वाइफ घर पे बोले कि कि बच्चों के पीने के लिए दूध नहीं है, घर में चावल नहीं है, तो कहीं ना कहीं से मांग करके लेके आएंगे, इससे बोलेंगे, कहीं दोस्त को बोलेंगे, रिलेटिव को बोलेंगे, उनसे भी कहीं ना कहीं उनको भी वो भी देना मना कर देंगे, आपके पास पैसे की कमी होगी, घर में सारे लोग भूखे हैं, परेशान हैं, तो कहीं ना कहीं लोग मजबूरी में नशा करते हैं। तो ये इसको रोकने के लिए लिटरेसी, शिक्षा और प्लस एम्प्लॉयमेंट दोनों की रिक्वायरमेंट है, दोनों पे काम करने की आवश्यकता है। जी अभिषेक जी, धन्यवाद आपको इंडिया एंड इंडियन से बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इंडिया एंड इंडियन न्यूज पोर्टल। थैंक यू।